हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर शो में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सारा वीडियो देख रहे होंगे। जो रोज महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, जो रोज के करंट अफेयर में अपडेट कराता हूं आपको, वो सारा जो है आप पूरा जो है वीडियो देख रहे होंगे। और हमने कहा जो पिछला वीडियो है सारा आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज हमारा, बी नारायणन बने इसरो के नए अध्यक्ष। तो नए चेयरमैन जो है बी नारायणन बन चुके हैं किसके? इसरो के। तो इसरो के नए अध्यक्ष बन चुके हैं बी नारायणन। अगला हमारा न्यूज है, उड़ीसा के सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग। तो उड़ीसा का जो सिमलीपाल काई चटनी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। जो चींटी से निर्मित आपका चटनी बनता है, उड़ीसा के अंदर लाल चींटी से चटनी बनती है, उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला न्यूज है, माया बनी भारत की पहली एआई सिंगर। तो माया बन चुकी है पहली एआई सिंगर। एआई के द्वारा क्रिएट की गई पहली सिंगर कौन सी है? माया है। अगला है, हिमालय का गोल्डन जयकाल चर्चा में। तो गोल्डन सीआर जिसको कहा जाता है, जिसको स्वर्ण सीआर या गोल्डन जयकाल कहा जाता है, हिमालय और मुंबई के अंतर्गत ये देखा जाता है। इसको जो है इसको चर्चा में लाया गया है, क्योंकि इसकी जो है संख्या कम हो रही है और ये विलुप्त प्राय प्रजाति के अंदर हमने कहा ये इसकी भेदन क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये जो है चर्चा में हाल ही में है। तो अगला हमारा न्यूज है, भारत का सबसे ऊंचा स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो जो सबसे ऊंचा स्टे रेलवे ब्रिज है, इसका उद्घाटन बारमूला में जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में किया गया बिंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। तो मध्य प्रदेश के अंदर बिंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस बार। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने बहादुर सिंह सागू। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं बहादुर सिंह सागू। अगला है, हीरो मोटर कार को मिला बेहतर जल प्रबंधन सीआईआई पुरस्कार। तो हीरो मोटर कार को बेहतर जल प्रबंधन के लिए सीआईआई पुरस्कार इस बार दिया गया है। अगला है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया प्रेरणा कार्यक्रम। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है, त्रिपुरा की बैंडेड रॉयल तितली को जो है, ये जो त्रिपुरा की बैंडेड रॉयल तितली है ये चर्चा में है, बैंडेड रॉयल तितली त्रिपुरा की। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इससे संबंधित, हाल ही में चर्चा में रही बैंडेड रॉयल तितली का संबंध किस जीव अभ्यारण्य से है? तो किस वन्य जीव अभ्यारण्य से ये पूछा गया है। हाल ही में चर्चा में रही कौन सी तितली? बैंडेड रॉयल तितली। तो बैंडेड रॉयल तितली, इसका संबंध किस राज्य से या किस अभ्यारण्य से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा में है बैंडेड रॉयल तितली। तो बैंडेड रॉयल तितली का संबंध किस अभ्यारण्य से है, किस जीव अभ्यारण्य से है, ये पूछा गया है। केवला देबू वन्य जीव अभ्यारण्य, बन्नरघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य और आपका नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य या सोपा हिजला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सोपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य या केवला वन्य जीव अभ्यारण्य, बन्नरघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य, नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो किस अभ्यारण्य से संबंधित है आपकी बैंडेड रॉयल तितली? तो हाल ही में चर्चा में है आपकी ये बैंडेड रॉयल तितली, और इसका जो संबंध है सोपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य से। ठीक है, आपका सही विकल्प होगा डी, सोपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी में हमने कहा इसी की तितली है, इसी के अंतर्गत ज्यादा देखी जाती है बैंडेड रॉयल तितली। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए केवला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है इस तरह से, तो आप जानते हैं ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में है। और बन्नरघट्टा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, बन्नरघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंतर्गत, कर्नाटक। बन्नरघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, और नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, बाकी सोपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य आप जानते हैं कहां पे? त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये सारे अभ्यारण्य बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में, बन्नरघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के अंदर, नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, और जो आपका सोपा हिजाला वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा के अंदर, जिसकी बैंडेड रॉयल तितली हाल ही में चर्चा में। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य को देखिएगा, जैसे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनको देखिएगा।
तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है? अगर आपसे पूछा जाए रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये कहाँ का है? रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, जो बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। बब्बर शेर, बब्बर शेर। रणथंभौर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और ये जो है बाघ के लिए जाना जाता है। आपका जो मैंने कहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये किस लिए जाना जाता है? तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी आपका जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क बाबू। और उसके अलावा जो है देहिंग पटकाई पार्क, देहिंग पटकाई पार्क आप असम का है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। और गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क। तो बबुआ जब भी पूछा जाए कि आपका रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, और देहिंग पटकाई जो है आपका ये असम के अंदर, और हेमिस नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है, और गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो बबुआ इतनी सारी बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं। इसके अलावा जो आपका अगर पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जब भी पूछा जाए तो ये सारे हमने कहा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है? तो ये आपका महाराजगंज है, महाराजगंज सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके अलावा आपका चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है? तो आपका है चंदौली के अंदर, चंदौली के अंदर, और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। और इसके अतिरिक्त चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा इटावा के अंदर, आगरा इटावा में चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो रानीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, रानीपुर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है? तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चित्रकूट के अंदर, चित्रकूट या बांदा, ठीक है। और पार्वती अरंगा, तो पार्वती अरंगा इसको कहते हैं, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा के अंदर, गोंडा के अंदर। और समसपुर पक्षी विहार स्थित है आपका रायबरेली के अंदर, रायबरेली, ठीक है। तो बबुआ इतनी सारी बातें याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए सोहागी बरवा तो आप बताओगे महाराजगंज के अंदर स्थित है, और चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये चंदौली के अंदर स्थित है। चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है आपका यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है, चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो हमने कहा पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जब पूछा जाए तो किसको बताओगे? तो क्या कहते हैं, चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य को, ठीक है। पहला नेशनल पार्क पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो आप किसको बताओगे?
कार्बेट नेशनल पार्क हो। ठीक है। उसके बाद किशन वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा इटावा के अंतर्गत, और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट और वादा में, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली के अंदर। इतनी बातें जो है बाबू आप याद रखोगे यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 से किस शहर में भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है? भीख नहीं मिलेगी अब, भीख देना अपराध। मुझे लगता है भीख जो है भिक्षावृत्ति है, इसको जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। किसी को जो है भीख या भिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सबको जो है, क्योंकि वो जीडीपी में हमने कहा शायद काउंट नहीं होता हो, तो इस तरह से हमने कहा जीडीपी में जो योगदान दे, और अगर भिक्षावृत्ति को जो है अपराध घोषित किया जाएगा तो लोग कार्य करेंगे, और कार्य करेंगे तो हमने कहा जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो मुझे लगता है पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर एक शहर में, हर एक जिला में, हर एक प्रदेश में लागू हो जाना चाहिए। किसी को जो भीख अब नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक हमने कहा एक शहर ने ऐसा किया है, कौन सा शहर ये पूछा गया हमसे। 1 जनवरी 2025 से उस शहर में भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है, तो ये हमारा शहर है इंदौर। और आप जानते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, वो भी आपका इंदौर है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो इंदौर है। ठीक है, और यहीं पर जो है भीख देना जो है अपराध घोषित कर दिया गया है। अब इस शहर में किसी व्यक्ति को भीख नहीं दी जाएगी। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन सा रैंक है भारत का, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन सा रैंक है? ठीक है, तो ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 105वीं है, 105वीं रैंक है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने कहा था कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, या अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखें, विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की जो रैंक है 66वीं रैंक है। ठीक है, और जो सबसे शीर्ष पर है विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो शीर्ष पर, हमने कहा शीर्ष पर है, ये कौन सा देश है? सूडान है, सूडान है। ठीक है, सबसे ज्यादा गरीबी सूडान के अंदर हमने कहा है, तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शीर्ष पर सूडान है, और भारत की रैंक इसमें कौन सी है? 66वीं है। बाकी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 105वीं है। और जो नीति आयोग के द्वारा कहा गया है, नीति आयोग गरीबी के बारे में, नीति आयोग गरीबी आयाम के द्वारा 11.34% बहुआयामी गरीबी जो है भारत के अंदर है। तो नीति आयोग ने कहा कि हमारे यहाँ जो गरीबी है, इसके अंतर्गत आने वाले लोग कितने हैं? 11.34% बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं लोग। कितने? 11.34% लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो हमने कहा रिपोर्ट दिया गया है। तो जब भी पूछा जाए गरीबी सूचकांक के बारे में, तो भूख सूचकांक याद रखिएगा, 105वीं रैंक है भारत की, और विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सी रैंक है? 66वीं रैंक है। सबसे शीर्ष पर कौन सा है? सूडान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? विंध्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये किस राज्य में किया गया है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जो इस बार राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, कहां पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन किया गया
गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा के अंदर। अगर पूछा जाए इसके अलावा आपका कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म महोत्सव, तो इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो दो चीजें याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी फिल्म महोत्सव इस बार कहां पर हुआ है, तो गोवा के अंदर, और इसके अलावा जो आपका कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है, उत्तराखंड के अंदर। और आपका हाल ही में किस राज्य में बिंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, बिंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो ये तीन बातें याद रखिएगा बाबू यहां से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी स्पर्धा 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो जो अंतरराष्ट्रीय विश्व निशानेबाजी स्पर्धा होती है जिसको ISSF कहा जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है पूछा गया हमसे, मनु भाकर के द्वारा, हरनाथ संधू के द्वारा, या इसके अलावा दीपिका पल्लिकल के द्वारा, या अमनप्रीत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये जो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है अमनप्रीत सिंह के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, अमनप्रीत सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है। मैंने कहा जो आपका सिमलीपाल काई चटनी है, ये लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है, कहाँ पे, तो ये पूछा गया हमसे। तो इसी को GI टैग दिया गया है, सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है, चींटी से निर्मित चटनी को GI टैग दिया गया है। ये जो चटनी का निर्माण होता है, चटनी ये बनाई जाती है, इस चटनी को लोग जो है खाते हैं, ये किस राज्य के अंतर्गत, इसी को GI टैग दिया गया है सिमलीपाल काई चटनी को। गोवा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर जो लाल चटनी होती है, लाल चटनी होती है, जो आप देखे होंगे लाल चटनी, लाल चींटियां होती हैं जो पेड़ों पर होती हैं, है ना, पेड़ों पर होते हैं, गुच्छे में होती है ये लाल चींटियां। तो इसको जो है GI टैग दिया गया है, इससे निर्मित चटनी को GI टैग दिया गया है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो GI टैग के बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है। GI टैग आप जब भी देखोगे तो GI टैग की जो स्थापना हुई है, GI टैग इसकी जो स्थापना हुई है 1999 में, ठीक, और 1999 से उस उत्पाद को GI टैग दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखता है, या उस विशेष क्षेत्र में उसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ता है, और हमने कहा उसकी गुणात्मकता जो है काफी उच्च होती है उस विशेष क्षेत्र में, तो उसको क्या दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दिया जाता है ना, जिसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया जाता है, जिसको हम भौगोलिक संकेत कहते हैं, ये प्रत्येक उत्पाद को प्राप्त किया जाता है उस विशेष क्षेत्र के लिए जहां पर उसकी गुणात्मकता उच्च स्तर की होती है। तो GI टैग की स्थापना 1999 में की गई थी, और 1999 से जो है GI टैग प्रत्येक उत्पादों को दिया जाता है। तो हाल ही में सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है, जो उड़ीसा के अंतर्गत आती है, सिमलीपाल काई चटनी। इसके अलावा जो अन्य आपके GI टैग दिए जाते हैं या दिए गए हैं 2024 में, याद रखिएगा, तो 2024 में जो GI टैग दिए गए हैं सुंदरबन शहद को, तो सुंदरबन शहद को GI टैग दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है ये GI टैग, ये पूछा गया हमसे। तो ये जो GI टैग दिया गया है सुंदरबन शहद को पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सुंदर शहद के लिए पश्चिम बंगाल को GI टैग दिया गया है। अमरोहा ढोलक के लिए जो दिया गया है ये हापुड़ को दिया गया है, हापुड़, उत्तर प्रदेश का एक जिला हापुड़, इसको अमरोहा ढोलक के लिए GI टैग दिया गया है। बाकी पिछवाई पेंटिंग के लिए राजस्थान को GI टैग दिया गया है, राजस्थान के अंतर्गत आती है पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग का जो विकास हुआ है वो राजस्थान के अंदर हुआ है, पिछवाई पेंटिंग को GI टैग दिया गया है राजस्थान के अंतर्गत। और बैरीनाग जो चाय है, तो उत्तराखंड की बैरीनाग चाय को GI टैग दिया गया है, उत्तराखंड, उत्तराखंड की बैरीनाग चाय को GI टैग, उच्च क्वालिटी की चाय है इसीलिए इसको GI टैग दिया गया है, उत्तराखंड की चाय है बैरीनाग चाय। और किश्तवाड़ केसर, तो किश्तवाड़ जो केसर है ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के
किश्तवाड़ केसर को जो है जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया क्यों जाता है? किसी उत्पाद के लिए उसकी जो है उच्च गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। और इसके लिए क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमने कहा उस उत्पाद को जो है अधिक जो है वैल्यू दिया जा सके, है ना, उसको एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट प्रदान किया जा सके, जिससे उसकी उत्पादकता और बढ़े, उसकी क्वालिटी जो है और बढ़े। इसीलिए हमने कहा जीआई टैग दिया जाता है। सुंदरबन शहद को पश्चिम बंगाल में के अंतर्गत जीआई टैग दिया गया है। अमरोहा ढोलक को हापुड़, पिछवाई पेंटिंग को राजस्थान, बैरीनाग चाय को उत्तराखंड और किश्तवाड़ केसर को जम्मू कश्मीर। इसके अलावा सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। सितार और तानपुरा, सितार जो हमने कहा आपका वाद्य यंत्र होता है, तो वाद्य यंत्र होता है, और तानपुरा आपका वाद्य यंत्र होता है। इसको जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र, ठीक। और तंगेल साड़ी ये पश्चिम बंगाल की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो तंगेल साड़ी के लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। और बांचो लकड़ी के लिए उत्तराखंड को, उत्तराखंड, उच्च क्वालिटी की लकड़ी होती है बांचो लकड़ी, जो उत्तराखंड के जंगलों में पाई जाती है, तो उत्तराखंड को बांचो लकड़ी के लिए जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा चीटी की चटनी, वही जो मैंने पीछे बताया, इसको चीटी की चटनी उड़ीसा, चीटी की चटनी के लिए उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। बाकी आपका काला जीरा चावल, काला जीरा जो चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा का है, ये भी उड़ीसा का है काला जीरा चावल, जिसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाए तो याद रखना, एक घरचोला है, घरचोला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये जो घरचोला है आपका, ये गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य के, तो गुजरात राज्य को घरचोला के लिए जीआई टैग दिया गया है। घरचोला हमने कहा एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ये वस्त्र है जो साड़ी के जैसा होता है, उसको घरचोला कहा जाता है। तो महिलाओं के पहनने का वस्त्र होता है घरचोला, और घरचोला के लिए जीआई टैग दिया गया, अभी जल्दी ही दिया गया था, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका घरचोला। और घरचोला के लिए गुजरात राज्य को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। सितार तानपुरा महाराष्ट्र, तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल, बांचो लकड़ी उत्तराखंड को, चीटी की चटनी उड़ीसा को, काला जीरा चावल ये आपके उड़ीसा को। और आपसे अल्फांसो आम पूछा जाए, अल्फांसो आम के लिए तो महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर मगही पान पूछा जाए, मगही पान तो बिहार को, मगही पान के लिए, जो मगही पान फेमस है, उसके लिए जीआई टैग बिहार को दिया गया है। इसके अलावा आपका अगर पूछा जाए कतरनी चावल, कतरनी चावल, तो कतरनी चावल के लिए बिहार को जीआई टैग दिया गया है। अच्छे क्वालिटी का चावल है कतरनी चावल, और इसके लिए बिहार को जीआई टैग दिया गया है। मगही पान, कतरनी चावल, या लीची के लिए तो मुजफ्फरपुर बिहार, इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो इतने जीआई टैग याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, या 2024 में जिनको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहली हिंदी एआई सिंगर कौन बनी है? पहली हिंदी एआई सिंगर कौन बन चुकी है, ये पूछा गया है हमसे। मधुरिमा, रागनी, माया, सारा। तो पहली एआई सिंगर, तो एआई के द्वारा क्रिएट की गई पहली जो सिंगर है, मतलब ये आप जानते हैं एआई कितनी तेजी से अपना पैर फैला रहा है, तो एआई से हर चीज हमने कहा क्रिएट किया जा रहा है, एआई से हर चीज क्रिएट किया जा रहा है। तो एआई सिंगर पहली कौन सी बन चुकी है? मधुरिमा, रागनी, माया, सारा। तो जो पहली एआई सिंगर बन चुकी है वो है माया। दिल्ली के दो लड़कों के द्वारा ये हमने कहा ये निर्माण किया गया है। क्या निर्माण किया गया है? एआई सिंगर क्रिएट किया गया है, और वो गाना गाएगी, है ना, वो गाना गाएगी, जो भी गाना होगा वो गाना गाएगी। उसके लिए एआई सिंगर क्रिएट किया गया है दिल्ली के
2 लड़कों के द्वारा, और उसका क्या नाम रखा गया? माया। तो पहली माया जो है पहली एआई सिंगर बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया? महायान नववर्ष के रूप में किसी तिथि को मनाया गया, ये पूछा गया है। किस तिथि को महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया? 5 जनवरी को, 8 जनवरी को, 7 जनवरी को, 6 जनवरी को, किसको मनाया गया है महायान नववर्ष के रूप में? 5 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी या 6 जनवरी? तो ये तिथि है आपका 7 जनवरी। 7 जनवरी को जो है महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया हाल ही में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बेहतर जल प्रबंधन के लिए किस वाहन निर्माण कंपनी के द्वारा CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो CII राष्ट्रीय पुरस्कार होता है कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री, इसको कहते हैं, मैंने कहा कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज को बेहतर जल प्रबंधन का पुरस्कार किसको इसने दिया है, किसको प्रदान किया है? टाटा मोटर्स को, बजाज को, सुजुकी इंडिया को, हीरो मोटर कार को, किस कंपनी को ये बेहतर जल प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया है, ये पूछा गया है। तो हीरो मोटर कार को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? CII राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, बेहतर जल प्रबंधन के लिए, मतलब जो कंपनियां होती हैं वहां से आपका जानते हैं जो सीवेज निकलता है, जो कचरा वहां से निकलता है, उसके अच्छे प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है? हीरो मोटर कार को इस बार दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो इस बार किस राज्य को दिया गया है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल संरक्षण पुरस्कार। तो इस बार का जो राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2024 वाला है, 2024 में किसको दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य को दिया गया है। उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2024 किस राज्य को? उड़ीसा राज्य को। उसके बाद बेहतर जल प्रबंधन के लिए किस वाहन कंपनी को CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो हीरो मोटर कार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये आपका जो प्रेरणा प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, बताइएगा इसको। कौन सा मंत्रालय है जो प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या आपका संस्कृति मंत्रालय? ये तो जो मंत्रालय है आपका ये है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसको कहा गया है प्रेरणा प्रोग्राम। इसके तहत क्या होगा? मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ाया जाएगा, या स्किल्ड जो है एजुकेशन होता है, जो आपकी कौशल विकास से संबंधित चीजें होती हैं, स्किल्ड एजुकेशन दिया जाएगा। तो प्रेरणा प्रोग्राम के अंतर्गत स्किल्ड एजुकेशन, या हमने कहा कि आपका मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रेरणा प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, आप जानते हैं उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। भारत पोल पोर्टल। तो इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत पोल पोर्टल। कल मैंने इसको बताया था आपको। भारत पोल पोर्टल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई। इंटरपोल की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है, भारत पोल पोर्टल, है ना। अमित शाह ने इसका प्रारंभ किया। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा 2050 तक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए
मेगा मास्टर प्लान नीति शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है 2050 तक मेगा मास्टर प्लान नीति? तो ये जो मेगा मास्टर प्लान नीति है, इसका मतलब ये है मेगा मास्टर प्लान नीति, इसके द्वारा क्या होगा, किसी राज्य में उसके संपूर्ण विकास के लिए, सारी संरचनाओं में विकास के लिए ये मेगा मास्टर प्लान नीति बनाई जाती है, चाहे कोई शहर हो उसके पूरे विकास के लिए, या हमने कहा कि पूरा जो आपका राज्य हो उसके पूरे विकास के लिए, सभी ढांचागत विकास के लिए, चाहे हर क्षेत्र में विकास के लिए। तो इसके लिए मेगा मास्टर प्लान नीति शुरू करने वाला 2050 तक जो ये लागू रहेगा, ये कौन सा राज्य है? यह है आपका तेलंगाना राज्य। मेगा मास्टर प्लान नीति शुरू करने वाला राज्य आपका है तेलंगाना। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य हाइड्रोजन सहयोग में बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? हाइड्रोजन सहयोग में बढ़ावा देने के लिए जो एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, किस देश के साथ किया गया है हाइड्रोजन समझौता के तहत? तो ब्राजील, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, या इसके अलावा आपका ब्राजील। ठीक है, बताइए कौन सा हाइड्रोजन सहयोग के लिए समझौता किया गया है? एक एमओयू पर साइन किया गया है हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए, हाइड्रोजन से संबंधित सहयोग प्रदान करने के लिए। किसके साथ? ब्राजील के साथ, इक्वाडोर के साथ, फ्रेंच गुयाना के साथ, तो गुयाना के साथ। तो ये जो समझौता किया गया है, जो एमओयू पर साइन किया गया है, गुयाना के साथ साइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप जानते हैं ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया। ये चारों जो देश हैं आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो ब्राजील, ब्राजीलिया इसकी राजधानी, इक्वाडोर इसकी राजधानी क्योटो, क्योटो। फ्रेंच गुयाना, तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, है ना, और गुयाना की राजधानी जो है कोयन्ना, कोयन्ना। राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, यहाँ के 13 देश आपको बताया था मैंने, 13 देश हैं, और यहाँ पर 13 देशों के बारे में, राजधानियों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो, फ्रेंच गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, और गुयाना की राजधानी क्या है? कोयन्ना है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा गाना गाकर सबसे अधिक भाषाओं में रिकॉर्ड बनाया गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है, उसके अंतर्गत नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति कौन है सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर? अंकित तिवारी, सुमित पुरोहित, सुचेता सतीश और विशाल मिश्रा। तो ये जो सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाने वाले हैं, सुचेता सतीश, सुचेता सतीश के द्वारा गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया गया है सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा LSAM 22 क्या है? तो LSAM जो आपका 22 है, ये क्या है? एक प्रकार का पनडुब्बी है, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है, एक प्रकार का युद्धपोत है, एक प्रकार का विमान है। तो जो हाल ही में चर्चा में रहा LSAM 22 क्या है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आपका एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है, एक प्रकार का गोला बारूद जहाज है। आपका सही विकल्प कौन सा होगा? बी वाला, एक प्रकार का गोला बारूद जहाज है LSAM 22। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्वर्ण सियार जिसको गोल्डन जयकाल कहा जाता है, गोल्डन जयकाल, तो गोल्डन जयकाल हाल ही में चर्चा में था। तो किस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है? ये जो आपका गोल्डन जयकाल होता है, किस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए में सहयोग करता है? आपका सागरी परितंत्र, मैंग्रोव और घास के मैदान, पहाड़ और नदियां, रेगिस्तान और नदियां। ठीक है, तो किसको बनाए रखने में सहयोग करता है? सागरी परितंत्र, मैंग्रोव और घास के मैदान, पहाड़ और नदियां, रेगिस्तान और नदियां। तो ये जिसको बनाए में सहयोग करता है वो मैंग्रोव और घास के मैदान। तो ये स्वर्ण सियार या गोल्डन जयकाल आप देखेंगे तो हिमालय के क्षेत्र में और आपका जो पश्चिमी घाट है वहां पर पाए जाते हैं ज्यादातर। तो आपके हिमालय के क्षेत्रों में और कौन सा? तो ये गोल्डन जयकाल मतलब एक अलग तरह का ये वैरायटी है, अलग तरह की प्रजाति है सियार के अंतर्गत। तो ये मैंग्रोव और घास के मैदानों को सुरक्षित करते हैं। इनको जो है प्रकृति का सुरक्षा कर्मी भी कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा कर्मी।
तो जो सीआर होते हैं हमारे, ये प्रकृति के सुरक्षा कर्मी होते हैं, ये प्रकृति को साफ करते हैं, है ना। तो बहुत सारे अवशेषों को साफ करते हैं, इसीलिए प्रकृति का सुरक्षा कर्मी भी कहा जाता है सीआरओ को। और मैंग्रोव और घास के मैदान जो ये क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, इस पारिस्थितिकी तंत्र को, मैंग्रोव और घास के मैदान को। हाल ही में चर्चा में था ये, क्योंकि ये जो थोड़ा खतरे में है, ये सीआर गोल्डन जयकाल जिसको कहा जाता है, स्वर्ण सीआर कहा जाता है, ये खतरे में है, इसलिए चर्चा में था। तो इसके लिए पूछा गया है क्वेश्चन, मैंग्रोव और घास के मैदान इस परितंत्र को बनाए रखने में ये सहयोग करता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही बैच इंजीनियरिंग क्या है। बैच इंजीनियरिंग क्या है ये पूछा गया है। विभिन्न ब्रांड सहित एक प्लेटफॉर्म पर उत्पादन को लाना, कारों के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कारों की सुरक्षा सुविधाओं में विकास, कारों के इंजन में सुधार करने की तकनीकी। तो ये जो बैच इंजीनियरिंग है, ये है विभिन्न ब्रांड सहित एक ही प्लेटफॉर्म पर उत्पादन। तो विभिन्न ब्रांडों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे ब्रांड को एक ही प्लेटफॉर्म पर उत्पादित करना, जिससे हमने कहा उत्पादन क्षमता को उसके बढ़ाया जाए, उसके लिए आपका इंजीनियरिंग, बैच इंजीनियरिंग लाया गया है। ठीक है, अगला है, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार किस योजना को प्रारंभ करने जा रही है। तो ड्रोन निर्माण को, ड्रोन के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई जा रही सरकार के द्वारा। स्किल इंडिया, उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये जो योजना लाई गई है ड्रोन के निर्माण के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो ये है उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको PIL कहा गया है, PIL। तो उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना, ये ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है, उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अगला है, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल का क्या नाम है। तो पहले रेल स्टे केबल पुल का क्या नाम है, ये आप देखोगे तो एफिल टावर से ऊंचा बनाया गया है बारमूला के अंदर, जम्मू कश्मीर में बारमूला के अंदर। तो इस पुल का क्या नाम है ये पूछा गया है। तो केबल आधारित स्टे ब्रिज है, जो हमने कहा भारत का सबसे ऊंचा और लंबा ब्रिज है, केबल आधारित, बारमूला में, जम्मू कश्मीर के बारमूला में। तो इस पुल का क्या नाम है, चार धाम पुल, राजीव गांधी पुल, उधमपुर पुल, उसके बाद अंजी खाट पुल। तो इस जो पुल का नाम है वो है अंजी खाट पुल। ठीक है, तो अंजी खाट पुल आपका लगभग ये 475 जो मीटर है ये आपका लंबा है, बाकी जो है ये लगभग आप देखोगे तो 120 मीटर ऊंचा है ना। तो 120 मीटर ऊंचा है ये अंजी खाट पुल। तो ये सबसे बड़ा केबल आधारित ब्रिज है जो बारमूला के अंदर अभी हाल ही में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, केबल आधारित। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन के द्वारा AI को अपनाने और उसके विकास के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया गया है। तो AI के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी आपको मैंने बताया था $3 बिलियन का समझौता किया गया है, $3 बिलियन किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। तो $3 बिलियन का समझौता माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ किसके लिए किया गया है, AI की क्षमता को बढ़ाने के लिए, AI के विकास के लिए। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया AI, इन्फोसिस, विप्रो। तो ये जो कंपनी है इंडिया AI। ठीक है, तो इंडिया AI के साथ समझौता किया गया है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है इंडिया AI के साथ जो ड्रोन निर्माण के क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष चुना गया है, किसको चुना गया है ये पूछा गया है। तो नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, आदिल सुमरीवाला, नीरज चोपड़ा, बहादुर सिंह सागू, संदीप मेहता। तो जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं वो आपके बन चुके हैं बहादुर सिंह सागू बन चुके हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है,
वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके जैसा सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जैसा, आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं वो आपके जैसा। इसके अलावा पूछा जाए भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, महासंघ के अध्यक्ष ये आपके कौन है? तो मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। इसके अलावा अगर अंतरराष्ट्रीय हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष पूछा जाए, संघ के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम। तैयब इकराम। ठीक है, तो याद रखिएगा बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, आईसीसी के अध्यक्ष जैसा, और भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद, और अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष तैयब इकराम है। ठीक है, वर्तमान में। अगला प्रश्न है इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आप जानते हैं इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो हिनकांता पांडे, बी राम सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्णन, बी नारायण। तो बी नारायणन बन चुके हैं ये इसरो के आपके नए अध्यक्ष, बी नारायणन। उसके अलावा तुहिन कांता पांडे कौन है? वित्त सचिव भारत के, भारत के वित्त सचिव, वित्त सचिव। तो जो भारत के वित्त सचिव हैं वर्तमान में वो है तुहिन कांता पांडे। और बी राम सुब्रमण्यम कौन है? तो बी राम सुब्रमण्यम आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बी राम सुब्रमण्यम। और गोपाल कृष्णन जो है आपके एसएससी के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बी राम सुब्रमण्यम, और गोपाल कृष्णन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष, और बी नारायणन इसरो के हमारे नए चीफ या नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना था हमारा डेली का करंट अफेयर। तो डेली का करंट अफेयर आप जो है जब भी देखो तो पूरा वीडियो देखो। तो जो अपडेट कराता हूं मैं रोज, डेली का करंट अफेयर होता है, तो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जो रोज की खबरें होती हैं, जो आपकी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें होती हैं, उसी को जो है लेकर आता हूं मैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए